Friends, I am Vinay Kumar Singh from City Law College. Today we are going to discuss law of torts. This video is useful for LLB 3-year students as well as LLB 5-year students. वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का हमारा सिलेबस क्या है LLB 3-year सेकेंड सेमेस्टर का। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास मेनली 4 टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो हम 4 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे अपने आज के वीडियो में वो रहेगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। इसको हम डिटेल में देखेंगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है यूनिट 1 का, जो हम अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में देखेंगे वो है लीगल या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जो थर्ड टॉपिक है वो है असॉल्ट, और जो फोर्थ टॉपिक है वो है बैटरी। फोर्थ टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बैटरी के साथ साथ असॉल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है वो भी डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 या अपना आज का मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से अवगत करा दूं आप लोगों को। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो लखनऊ सिटी के यूनिट 1 के सिलेबस में हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उन पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हैं जो यूनिट 1 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं। आप अपने पेपर में दे सकते हैं, आपके सामने इस समय 2012 का पेपर है। 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है लखनऊ सिटी के यूनिट 1 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का, और दूसरा पूछा जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। यही 2 क्वेश्चन आपको लगभग हर साल, ये 2 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो आपके कहीं ना कहीं शॉर्ट 2 या 3 शॉर्ट भी साथ ही साथ तैयार हो जाते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस समय, 2012 के पेपर में भी देखिए पहला क्वेश्चन है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, दूसरा क्वेश्चन है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। 2014 के पेपर में देखिए पहला क्वेश्चन है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के रिगार्डिंग, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग है। 15 के पेपर में देखिए, 15 के पेपर में भी पहला क्वेश्चन जो है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का है। 16 के पेपर में भी जो पहला क्वेश्चन है वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, और दूसरा क्वेश्चन है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। 18 में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है हमें। पहला क्वेश्चन जो है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के रिगार्डिंग है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो बैटरी, व्हाट इज़ बैटरी और डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी। 19 के पेपर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिफाइन करना है हमें असॉल्ट और बैटरी को, और दोनों में डिफरेंस बताना है। तो ये वो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो मेनली लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए अपना हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केसेस। ठीक है, अपने इस आज के आंसर में जो हमारा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पे बेस्ड है उसमें मेनली हम पहले समराइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपने आंसर में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता क्या है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मीनिंग क्या है। उसके बाद ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। पहला पॉइंट जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि एक प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन किसके द्वारा होना चाहिए, वो डिफेंडेंट के द्वारा प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट डिस्कस करेंगे हम डिटेल में वो है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन फेवर ऑफ प्लांटिफ। जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है, यानी जो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया गया है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट प्लांटिफ के फेवर में होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्रोसिक्यूशन शुड हैव बीन स्टार्टेड विदाउट एनी रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। जो भी प्लांटिफ के अगेंस्ट में डिफेंडेंट ने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया है वो बिना किसी रीजनेबल या प्रोबेबल कॉज के होना चाहिए, उसके पीछे कोई युक्तियुक्त कारण नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो बस उसको डिस्टर्ब करने की मंशा से उसका मॉनेटरी लॉस हो, जिससे उसके रेपुटेशन का लॉस हो, उस इंटेंट से वो जो प्रोसिक्यूशन है वो इनिशिएट होना चाहिए। फोर्थ देखिए जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसिक्यूशन शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड विद अ मैलिशियस इंटेंट। उसी पॉइंट से लगभग रिलेटेड है जो हमने थर्ड पॉइंट में देखा है। जो इंटेंट होना चाहिए, जो मोटिव होना चाहिए, जो मेंसिया होना चाहिए डिफेंडेंट का, वो कैसा होना चाहिए, मैलिशियस होना चाहिए। अब मैलिशियस किस रिगार्डिंग होना चाहिए, मैलिशियस का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो न्याय से रिलेटेड या जस्टिस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। उसका इंटेंशन पहले से क्लियर होना चाहिए कि उसे प्लांटिफ को क्या करना है, परेशान करना है, उसे प्लांटिफ को डिस्टर्ब करना है, उसका हरासमेंट करना है।
उसकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी में उसको ख़राब करना है, उसके ऊपर उसका मॉनेटरी लॉस करना है, ये वो उसका मैलिशियस इंटेंट होना चाहिए। और जो फिफ्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्या है, डैमेज होना चाहिए। इस प्लांटिफ को जो भी उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हुआ है उससे उसको कुछ ना कुछ उसको डैमेज कॉज होना चाहिए। अगर डैमेज कॉज नहीं हुआ है तो वो प्लांटिफ बाद में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, और कोई भी डैमेजेस जो है वो कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा। और ये साथ ही साथ कुछ केस लॉ हम डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ डिफेंसेस की बात करेंगे कि डिफेंडेंट जो है वो कौन कौन से डिफेंसेस अवेल कर सकता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता क्या है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन इंस्टीट्यूटिंग अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मैलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। जब भी हम किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं मैलिशियसली, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखा जाता है कि विदाउट एनी रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज, विद्वेषपूर्ण जो हमारा इंटेंट है वो द्वेषपूर्ण होना चाहिए, और बिना किसी युक्त कारण के हम उस प्रोसिक्यूशन को अपने जो प्लांटिफ है उसके अगेंस्ट में हमने इंस्टीट्यूट कराया है। उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि वो प्लांटिफ के फेवर में जाना चाहिए। दैट मीन्स कि प्लांटिफ का उसमें क्या हो गया, एक्विटल हो गया है उसमें। तो ये कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट की जो है यहाँ पे वो ये है कि अगर हमने किसी पर्सन के अगेंस्ट में सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट किया और उसमें अगर उस पर्सन उस प्रोसीडिंग का जो रिजल्ट है वो उस पर्सन के फेवर में जाता है, तो ये कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज नहीं होता है यहाँ पे। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को समझने से पहले एक और दो प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति का एक राइट है कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट की शरण में जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उस पर्सन के ऊपर एक ड्यूटी भी लगाई गई है लॉ के द्वारा कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि किसी इनोसेंट पर्सन को हरास करेगा, किसी इनोसेंट पर्सन को डिस्टर्ब करेगा, किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करेगा जो कि उसे पता है कि इस पर्सन ने वो काम नहीं किया है, उस पर्सन ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिसके लिए उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की जा सके। तो ये वो हमारा बेसिक जो इंट्रो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का ये है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं जो एसेंशियल्स एलिमेंट्स है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए। इन एसेंशियल एलिमेंट्स को समझने से पहले एक मैं बेसिक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। सपोज हमारा नेबर है, उस नेबर के साथ हमारे जो ट्यूनिंग है हमारी अच्छी नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो उसको डिस्टर्ब करने की नीयत से हम एक क्या करते हैं, एक प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट में लाते हैं। प्रोसिक्यूशन से यहाँ क्या मतलब है? प्रोसिक्यूशन से मतलब है क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में इनिशिएट करते हैं थ्रू इन कोर्ट ऑफ लॉ, और उसके ऊपर हम एक चार्ज लगा देते हैं अपने नेबर के ऊपर कि इसने मेरे घर में चोरी की है, और उसके अगेंस्ट में एक हम FIR लॉन्च कर देते हैं। हमें पता है हमारा जो ये एक्ट है वो मैलिशियसली है, हमें पता है अंदर से कि हम बिना किसी रीजनेबल या प्रोबेबल कॉज के ऐसा कर रहे हैं। तो अगर जो हमने FIR लॉन्च की है अपने नेबर के अगेंस्ट में, अगर उस FIR के बाद अगर उसके अगेंस्ट में जो भी चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं वो चार्जेस जो है वो मैं प्रूव नहीं कर पाता हूं कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाता हूं और उसका एक्विटल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे मेरे नेबर के पास ये एक ऑप्शन है कि वो मेरे अगेंस्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में और मुझसे डैमेजेस रिकवर कर सकता है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में एग्जैक्टली होता क्या है। अब आइए हम वो एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। प्लांटिफ को अपने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में सक्सेस पाने के लिए इन पांचों पॉइंट्स को प्रूव करना कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट यानी इस पहले पॉइंट में दो सब पॉइंट निकल के आएंगे। पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहले तो प्लांटिफ का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा? दूसरा पॉइंट ये निकल के आएगा कि वो जो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए वो डिफेंडेंट के द्वारा लॉज होना चाहिए, वो जो प्रोसिक्यूशन जो है वो डिफेंडेंट के द्वारा इनिशिएट होना चाहिए। अब वही चीज़ है यहाँ पे सबसे पहले समझने की जरूरत है कि प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब होता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन इन एनी जुडिशियल और
क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग लाना, और किसके अगेंस्ट में लाना, किसके समक्ष लाना, किसी जुडिशियल अथॉरिटी के समक्ष या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के समक्ष लाना। यहाँ पे डिफरेंस है पुलिस को केवल इंफॉर्मेशन देने में और प्रोसिक्यूशन में। सपोज एक केस लॉ है, उसके थ्रू हम देखते हैं इसको, प्रोसिक्यूशन को समझते हैं कि क्या प्रोसिक्यूशन होता है और कब प्रोसिक्यूशन नहीं होता है। एक केस है नागेंद्र राथरे वर्सेस बसंता दास, ILR 1928 का। इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन के घर में चोरी होती है, तो वो अपने नेबर के पुलिस को एक कंप्लेन देता है, फॉर्मल कंप्लेन। उसमें अपने नेबर के ऊपर शक जाहिर करता है कि मुझे शक है कि मेरे नेबर ने ही मेरे घर में चोरी की है, ठीक है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है और उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करती है, उसको प्रस्तुत करती है कोर्ट के सामने। क्योंकि आज जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर ये पुलिस का कर्तव्य है कि वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के या जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में वो पुलिस स्टेशन आता है उसके समक्ष उस अक्यूज्ड को हाजिर करे। अब मजिस्ट्रेट ने वहाँ पे प्राइमा फसाई देखा, प्राइमा फसाई जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसकी बेसिस पे देखा कि इसके अगेंस्ट में तो थेफ्ट का जो ऑफेंस है, चोरी का जो ऑफेंस है वो बन ही नहीं रहा है, तो मजिस्ट्रेट ने उसको वहीं पे डिस्चार्ज कर दिया। जब मजिस्ट्रेट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद वो जो नेबर होता है वो क्या करता है, वो उस पर्सन की जिसने वो चोरी की कंप्लेंट उसके अगेंस्ट में लॉन्च की थी, उसके अगेंस्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे जो है डिसाइड किया कि ये तो आपके अगेंस्ट में तो प्रोसिक्यूशन हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट ने केवल डिस्चार्ज कर दिया आपको, जस्ट बिकॉज की पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको डिस्चार्ज कर दिया, स्टार्टिंग में ही आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से क्या मतलब है कि जब आपके अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल हो जाएगी और जब ट्रायल आपके अगेंस्ट चलने लगेगा, तब ये कहा जाएगा कि आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है किसी जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि आपके अगेंस्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए आप अपने इस सूट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है उसमें और प्रोसिक्यूशन में क्या डिफरेंस है। सपोज मेरे पास कोई गुड्स थे, मेरे अपने कुछ गुड्स थे, वो चोरी हो गए थे और मैंने वो गुड्स जो हैं वो अपने एक नेबर है उसके पास में मैंने वो गुड्स देखे हैं, ठीक है। तो मैंने पुलिस को एक बस फॉर्मल सा मैंने बताया कि मेरा जो सामान चोरी हुआ था, मेरे जो गुड्स चोरी हुए थे वो मैंने उस फला पर्सन के पास में देखे हैं। उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करती है पुलिस, अपने आप से इंक्वायरी करती है और अपने आप से उस पर्सन को अरेस्ट करती है और उसके बाद वो प्रोसिक्यूशन पुलिस स्टार्ट करती है। तो ये हम नहीं कह सकते, इस केस में भी हमने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने केवल एक पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन दी है, केवल एक बहुत ही फॉर्मल सी एक इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद जो भी एक्ट किया वो पुलिस ने किया। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारा जो अगर जो डिफेंडेंट है अगर वो इसका एक्विटल हो जाता है इस केस में, तो वो भी यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शर्त जो है, जो कंडीशन है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट के लिए कि एक प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और प्रोसिक्यूशन किसके द्वारा होना चाहिए, वो डिफेंडेंट के द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डिटरमाइन करना, ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज कि हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है और हमने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया है किसी पर्सन के अगेंस्ट में, ठीक है। एक केस लॉ के थ्रू इसको देखते हैं। एक हजूर सिंह वर्सेस गंगा सिंह के केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने देखिए क्या इन 4 पॉइंट्स में बताया है। पहला पॉइंट बताया है कि द डिफेंडेंट्स इंफॉर्मेशन वाज फॉल्स इन हिज ओन नॉलेज। जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो डिफेंडेंट की नॉलेज में, डिफेंडेंट को पता होना चाहिए कि जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फॉल्स है। दूसरा पॉइंट है द डिफेंडेंट ब्रॉट फॉल्स एविडेंस। डिफेंडेंट ने फॉल्स एविडेंस प्लेंटिफ के अगेंस्ट में ब्रॉट किए हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है डिफेंडेंट राइट टू इन्फ्लुएंस पुलिस फॉर इन्वॉल्विंग इनोसेंट पर्सन। डिफेंडेंट ने क्या किया है, पुलिस को इन्फ्लुएंस किया है किसी ना किसी तरीके से किसी इनोसेंट पर्सन को इन्वॉल्व करने के लिए किसी फॉल्स केस में। और फोर्थ पॉइंट जो है वो पुलिस वॉज इन्फ्लुएंस टू स्टार्ट प्रोसिक्यूशन। पुलिस जो है वो उस पर्सन के प्रभाव में आके उस इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल कर देती है या प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देती है। इसी पॉइंट पे हम एक केस बाद में डिस्कस करेंगे, अब्दुल मजीद वर्सेस
हरबंस चौबे का केस, जहां पे पुलिस खुद किसी एक इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में चोरी का जो पूरा सेटअप प्लॉट करती है। तो यहां पे भी ये केस भी हम देखेंगे अपने आगे के लेक्चर में। जो हमारा पहला पॉइंट था प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट, इसमें जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके फ्रंट में अगर या उनके सामने जो हमारा प्रोसिक्यूशन लाया जाएगा तो भी वो एक वैलिड प्रोसिक्यूशन होगा। इसको और एक केस लॉ के थ्रू देखते हैं। एक केस लॉ था कपूर चंद वर्सेस जगदीश चंद का केस। इस केस में क्या होता है, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि एक हकीम साहब होते हैं, वो एक यूनानी प्रैक्टिस करते हैं किसी एरिया में। तो कुछ लोग जो हैं उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि हकीम साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनका लाइसेंस है, जो इनकी डिग्री है, वो फर्जी है और इनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। तो वो कंप्लेंट की जांच जो होती है वो पहुंचती है बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सामने। तो वो अपनी जांच में पाते हैं कि हकीम साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी डिग्री है, जो उनका लाइसेंस है, वो वैलिड है और वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्षुब्ध होकर, इससे परेशान होकर जो भी उनके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट लॉन्च की गई थी या इस जो प्रोसीडिंग बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सामने चली थी, तो उससे क्या करते हैं, उससे क्षुब्ध होकर, उससे परेशान होकर हकीम साहब जो होते हैं वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लाते हैं। तो डिफेंडेंट जो होता है वो इस बात का डिफेंस लेता है कि ये तो कोई प्रोसिक्यूशन था ही नहीं, क्योंकि ये जुडिशियल अथॉरिटी की समझ तो लाया नहीं गया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ किया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट और ये कहा कि कोर्ट ने ये माना कि बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी माना और ये माना कि क्वासी जुडिशियल के अथॉरिटी के सामने भी अगर कोई प्रोसिक्यूशन होता है तो वहाँ पे भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट जो है वो है लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारे सामने वो है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन द फेवर ऑफ प्लांटिफ। जो भी डिफेंडेंट ने जो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि प्लांटिफ का उसमें एक्विटल होना चाहिए या उस प्रोसीडिंग का रिजल्ट जो है वो प्लांटिफ के फेवर में जाना चाहिए। ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए अपने नोट्स में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्शन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन लाइज अंटिल द प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग्स हैज टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ द पर्सन कंप्लेनिंग ऑफ इट। There need not have been an acquittal on the merits. It is enough if the prosecution has been discontinued or if the accused has been discharged or if a conviction has been quoted for some defect in the proceeding. ये ज़रूरी नहीं है कि जो उस प्रोसिक्यूशन का जो एंड हुआ है, जो टर्मिनेशन हुआ है, जो रिजल्ट है, वो केवल मेरिट के बेसिस में उसमें प्लांटिफ का एक्विटल हुआ हो। ये सारे ग्राउंड्स रहेंगे तभी ये हम मानेंगे कि प्लांटिफ का एक्विटल हुआ है और वो जो टर्मिनेट हुआ है प्रोसीडिंग वो प्लांटिफ के फेवर में हुआ था। यहाँ पे एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है कि इवन इफ द प्लांटिफ इज कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट बट द कन्विक्शन इज सेट असाइड इन अपील, उसके बाद भी प्लांटिफ जो है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट जो है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में ला सकता है। यहाँ पे भी एक केस है जो डिस्कस करेंगे हम, सगुन कुमार वर्सेस राकेश का केस है। यहाँ क्या होता है, इस केस में ये होता है कि एक पर्सन होता है, वो अपने एक मिस्टर राकेश होते हैं, उनके घर में घुसता है और उनकी माँ से मारपीट करता है और उनको गाली गलौज देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके अगेंस्ट में वो एक जो पर्सन होते हैं वो FIR लॉन्च करते हैं और उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करती है। पुलिस जब अरेस्ट करती है तो जब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उनको पेश किया जाता है तो वहाँ पे प्रॉपर एविडेंस जो होते हैं वो पर्सन नहीं दे पाता है और जो एक्यूज्ड होता है उसका एक्विटल हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ से। तो उसके बाद जब एक्विटल हो जाता है तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट उस पर्सन के अगेंस्ट में जिसने प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी, जिसने प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट में लॉन्च किया था, उसके अगेंस्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया था। कोर्ट ने ये कहा था कि उसके पास उसका जो इंटेंट था सूट फाइल करने का, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने का आपके अगेंस्ट में, वो मैलिशियस नहीं था और उसके पास एक प्रोबेबल रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था। उसका जो एक्ट था वो मैलिशियस नहीं था। वॉन्ट ऑफ एविडेंस के वजह से आप जो है वो आपका एक्विटल हुआ है, इसलिए आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट जो है उस पर्सन के अगेंस्ट में लॉस नहीं कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि
मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में सक्सेस पाने के लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने जो हमारे अगेंस्ट में जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया था उसमें कोई रीजनेबल एंड प्रॉबल कॉज नहीं था उसके उस सूट को या उस प्रोसिक्यूशन को इंस्टीट्यूट करने से हमारे अगेंस्ट में लाने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई रीजनेबल एंड प्रॉबल कॉज नहीं था। देखिए इसमें एक केस लॉ है जो हमने बताया था आपको कि पुलिस ने चोरी का पूरा एक ऑफेंस जो है वो एक इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में लॉन्च किया था, वही केस हम डिस्कस करेंगे। इसमें है अब्दुल माजिद वर्सेस हरबंस चौबे। इस केस में क्या होता है, जो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, वो एक इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में चोरी का पूरा एक ऑफेंस प्लॉट करते हैं। बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में वो जो है वो प्रॉपर उसको एविडेंस के बेसिस पे प्रूफ नहीं कर पाते हैं और उस पर्सन का एक्विटल हो जाता है, और वहाँ पे फिर वो पर्सन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो सूट है उन पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में फाइल करता है और कहता है कि पुलिस का जो एक्ट था वो मैलिशियस एक्ट था और पुलिस के पास कोई रीजनेबल या प्रोबेबल कॉज नहीं था कि हमारे अगेंस्ट में कोई ये जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने का। इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट जो था वो प्लांटिफ के फेवर में डिक्री किया। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है, सूट फॉर डैमेजेस फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज एंड द मैलिस आर टू बी नेसेसरली प्रूव्ड। ये दो पॉइंट हैं जो नेसेसरली प्रूव करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक पॉइंट प्रूव करने से काम चल जाएगा, रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज प्रूफ करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके पीछे जो इंटेंट था पुलिस अथॉरिटीज़ का या जिस भी पर्सन ने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया है उसके पीछे उसका जो इंटेंट था वो मैलिशियस था। फिर देखिए सेव सिंह वर्सेस रंजीत सिंह एंड अदर्स के केस में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन अ सूट फॉर डैमेजेस फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एग्जिस्टेंस ऑफ मैलिस एंड एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज have to be established as a separate facts. It cannot be inferred from the mere absence of reasonable and probable cause for a prosecution that is malicious. ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो मैलिशियस इंटेंट। इन सारे पॉइंट से आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि जो डिफेंडेंट का जो एक्ट होना चाहिए वो मैलिशियस होना चाहिए, उसका जो एक्ट है वो दुर्भावना से प्रेरित होना चाहिए। उसका एक्ट क्या होना चाहिए, उसका एक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे वो प्लांटिफ को डिस्टर्ब करे, उसका हरासमेंट करे और उसका जो या उसकी रेपुटेशन को हार्म करे, उस सोसाइटी में जो उसकी रेपुटेशन बनी हुई है उस पर कुछ धब्बा लगाए, उसका कुछ मॉनेटरी लॉस करे। ये उसका इंटेंट होना चाहिए प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने से पहले। उसका इंटेंट ये नहीं होना चाहिए कि हमको जस्टिस पाना है, उसका इंटेंट सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें प्लांटिफ को डिस्टर्ब करना है, उसको परेशान करना है। इस केस में इस पॉइंट पे एक और केस है जो बहुत लीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्रेथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। इस केस में क्या होता है, एक मिस्टर एम होते हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी के अगेंस्ट में एक कॉम्पनसेशन का सूट फाइल करते हैं कि इनकी ट्रेन से मेरी टक्कर हुई है और मुझे इतनी गंभीर चोटें आई हैं और मुझे सर्जरी करानी पड़ी है। तो कोर्ट जो होता है वो मिस्टर एम के फेवर में डिक्री करता है और मिस्टर एम को कॉम्पनसेशन मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी की तरफ से। बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मिस्टर एब्रेथ, जो मिस्टर एम के सर्जन होते हैं, उनके अगेंस्ट में एक प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करते हैं और उसमें वो अपनी प्रेयर ये देते हैं कि मिस्टर एब्रेथ ने फॉल्स सर्जरी के मार्क्स बना के मिस्टर एम को कॉम्पनसेशन दिलवाया है। लेकिन सबूतों के कमी के बेसिस पे मिस्टर एब्रेथ जो होते हैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे मिस्टर एब्रेथ का एक्विटल हो जाता है। उसके बाद मिस्टर एब्रेथ जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी के अगेंस्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने मना कर दिया था उनका मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट में उनको कोई भी रिलीफ देने से। क्यों? क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी ने उन्होंने अपनी ड्यू इंक्वायरी में पाया कि मिस्टर एब्रेथ जो है उन्होंने फॉल्स इंजरी मार्क्स या फॉल्स सर्जरी के साइंस की वजह से मिस्टर एम को कॉम्पनसेशन दिलवाया, इसलिए उनका जो एक्ट था वो मैलिशियस नहीं था और उनका जो एक्ट था वो उसके पीछे एक रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज था। ठीक है, तो ये मैलिशियस इंटेंट पे हमारा केस लॉ था। फिर हम जो फिफ्थ पॉइंट देखेंगे वो डैमेजेस देखेंगे।
ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल पॉइंट है कि प्लांटिफ को कुछ डैमेज होना चाहिए। प्लांटिफ मस्ट प्रूव दैट ही हैज सफर्ड हार्म, दैट इज डैमेज इन पर्सन, रेपुटेशन और पॉकेट। इन पर्सन का मतलब है उसको मेंटली वो डिस्टर्ब हुआ है। रेपुटेशन के मतलब ये है कि उसकी जो सोसाइटी में उसकी एक रेपुटेशन थी वो हार्म हुई है। उसकी पॉकेट से मतलब है क्या है कि उसका जो कुछ है मॉनेटरी लॉस हुआ है उस पर्सन का कुछ। ठीक है, तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो हमने अभी तक डिस्कस किए अपने इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के आंसर को कवर। तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो हमने अपने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के आंसर में देखा कि प्लांटिफ को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में सक्सेस पाने के लिए कि उसको डैमेजेस मिले डिफेंडेंट की तरफ से, ये 5 पॉइंट जो है वो डिस्कस करने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। एक प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और वो भी किसके द्वारा होना चाहिए, वो डिफेंडेंट के द्वारा होना चाहिए। और उस प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि उस प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट जो होना चाहिए वो प्लांटिफ के फेवर में जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि उस प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने के पीछे डिफेंडेंट के पास कोई रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज नहीं होना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया कि उस प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने से पहले, इनिशिएट करने से पहले जो डिफेंडेंट है उसका एक्ट जो है वो मैलिशियस होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट हमने लास्ट में डिस्कस किया कि प्लांटिफ को कुछ डैमेज कॉज होना चाहिए। वो डैमेज किसी भी तरीके का होता है, वो हो सकता है वो डैमेज पर्सन के हो सकता है, यानी प्लांटिफ जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ, प्लांटिफ जो है उसकी रेपुटेशन को कुछ धब्बा लगा जिस सोसाइटी में रहता है वो, और प्लांटिफ की पॉकेट पे कुछ एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा, दैट मीन्स कि उसका कुछ मॉनेटरी लॉस हुआ। ये वो 5 पॉइंट्स जो है वो प्लांटिफ को प्रूफ करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सक्सीड फॉर हिज केस इन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अब कुछ डिफेंसेस भी हैं जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में डिफेंडेंट जो है वो ले सकता है प्लांटिफ के अगेंस्ट में। पहला डिफेंस क्या है, ही हैड गिवन इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस अथॉरिटी इन गुड फेथ। डिफेंडेंट जो है वो इस बात का डिफेंस ले सकता है कि उसने गुड फेथ में पुलिस अथॉरिटीज़ को वो जो भी इंफॉर्मेशन दी थी जिनकी वजह से उसके अगेंस्ट में, प्लांटिफ के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हुआ है, वो गुड फेथ में उसने दिया था, तो इस बात का वो डिफेंस ले सकता है। दूसरा डिफेंस क्या ले सकता है कि प्रोसिक्यूशन वॉज ऑफ सिविल नेचर। अगर सिविल नेचर का है तो उस पर्सन के प्लांटिफ जो है वो वैसे भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो सूट है वो तो ला ही नहीं सकता है। तीसरा डिफेंस क्या ले सकता है डिफेंडेंट, तीसरा जो डिफेंस जो है वो ये ले सकता है कि देयर वाज नो मैलिस इन द प्रोसिक्यूशन एंड हैज नो एनमिटी विद द प्लांटिफ। डिफेंडेंट इस बात का बेनिफिट ले सकता है कि मेरा जो एक्ट था, मेरा जो प्रोसिक्यूशन जो मैंने इनिशिएट किया था प्लांटिफ के अगेंस्ट में, उसमें मेरा कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं था और मेरी कोई प्लांटिफ के साथ कोई किसी भी तरह की कोई दुश्मनी, किसी भी तरह की कोई एनमिटी नहीं है। एक और डिफेंस है जो डिफेंडेंट ले सकता है, वो ये ले सकता है कि प्लांटिफ डिड नॉट सफर एनी डैमेज। जो हमने अपना फिफ्थ और सबसे लास्ट पॉइंट देखा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि प्लांटिफ को डैमेज जरूर कॉज होना चाहिए जो भी प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट में डिफेंडेंट ने इनिशिएट किया है। तो अगर कोई डैमेज कॉज नहीं हुआ है प्लांटिफ को, तो डिफेंडेंट इस बात का बेनिफिट ले सकता है, इस बात का डिफेंस ले सकता है। तो ये हमारा एक कंप्लीट आंसर पूरा होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, जिसमें हमने देखा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता क्या है और कुछ 5 पॉइंट्स देखे और कुछ केस लॉ देखे और साथ ही साथ डिफेंस देखे कि डिफेंडेंट कब इन बातों का डिफेंस ले सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।